2 जुलाई 1995, गोल मार्केट, न्यू दिल्ली। सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A। रात के 8:30 बजे अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/2A से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। पड़ोसियों को लगा शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। एक साया पॉलिथीन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलिथीन को उठाकर कार की डिग्गी में रखता है और फिर डिग्गी बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे ITO पुल। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं पा रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिग्गी में रखी पॉलिथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिला कि वो पॉलिथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलिथीन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है और अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। रात करीब 10:30 बजे बगिया रेस्टोरेंट, अशोका यात्री निवास, कनॉट प्लेस। रेस्टोरेंट में उस वक्त कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्टोरेंट में पार करने के बाद वो शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और ये रेस्टोरेंट तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती बुझा दी जाती है, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजाना की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ था। तंदूर जली, पर ऐसी जली कि हर एक को जला गई। रात करीब 11:30 बजे बगिया रेस्टोरेंट, अशोका यात्री निवास। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील ने केशव से कहकर रेस्टोरेंट के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। सुनने में तो ये भी आया कि उसने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को उस टाइम 25-25 रुपए दिए थे जाने के लिए। अब रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिग्गी से पॉलिथीन बाहर निकालता है। पॉलिथीन में एक लाश थी, एक महिला की लाश। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े करता है, फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के जलते तंदूर में डालता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों ही छोटा था। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसलिए दोनों लाश के टुकड़े कर तंदूर में डाल रहे थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था।
तब आग की लौ तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से ही था। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है, आग की लौ तेज हो जाती है, पर यही एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भुनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारों की नज़र पड़ जाती है। अनारों को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, लिहाजा अनारों चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारों की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनारों के पास आता है और फिर रेस्टोरेंट से उठती आग की लपटों को देखकर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है और इस तरह सामने आती है एक वहशीपन रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कहानी और इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए ये खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भुना गया उसका नाम नैना साहनी है। सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी वो मतलूब करीम ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना साहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने ही किया है। हादसे के बाद से सुशील शर्मा गायब हो चुका था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पर सवाल ये था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो किया इस वहशीपन तरीके से उसकी लाश को मक्खन में डाल कर तंदूर में क्यों जलाया। जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के पास ही था, पर वो तब तक दिल्ली छोड़ चुका था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस नेता थी। कांग्रेस में ही युवा नेता सुशील शर्मा से पहले उसकी नज़दीकी बढ़ी, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों गोल मार्केट स्थित एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर तब नैना की हत्या कर दी। जब उसे यह शक हुआ कि नैना का किसी पुराने दोस्त से अवैध संबंध है। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई थी जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने के लिए सुशील शर्मा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वह कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई उसने की थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी थी। उस रात भी इसी सिलसिले में नैना की और उसके पुराने दोस्त मतलूब करीम से फोन पर बात हो रही थी। तभी सुशील शर्मा की घर में एंट्री हो गई। सुशील ने बाद में रिडायल किया तो उसे करीम की आवाज़ सुनाई दी। इससे सुशील शर्मा भड़क गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर नैना पर गोलियां दाग दी। देश के सबसे खौफनाक और चौंकाने वाले मर्डर केस में सुशील शर्मा को नवंबर 2003 में लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इसके 10 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा को बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने